अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आया हूँ और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आया हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड पे हम बात करेंगे। 75 साल हो गए हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। हमने क्या खोया और क्या पाया? फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी कितनी तरक्की की या फिर कितनी जवाल पजीर हुई? पाकिस्तान बनने से पहले 1930 में भी फिल्में बनी हैं और पाकिस्तान जब बना नहीं था, उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 1948 में पाकिस्तान में पहली फिल्म बनी तेरी याद में। तेरी याद में के डायरेक्टर थे दाऊद चांद, जिन्होंने ये पाकिस्तान की पहली फिल्म बनाई। उसके बाद लॉलीवुड फिल्मों का आगाज लाहौर से हुआ। 1930 में जब मैंने बात की है तो लाहौर में फिल्म बनी थी जिसके डायरेक्टर फिल्मसाज थे अब्दुल राशिद करदार। उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हुस्न का डाकू। ये फिल्म बनी थी 1930 में। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान बना और पहली फिल्म तेरी याद में बनी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और 1948 से 2007 तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लाहौर तक महदूद थी। उसके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड यानी कि 1948 से अब तक तकरीबन 26,000 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। उनकी भी तरतीब मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 11,500 उर्दू फिल्में बनी, 9,000 पंजाबी फिल्में बनी और 600 पश्तो फिल्में बनी और 2,000 के तकरीबन लगभग सिंधी फिल्में बनी। एक अंदाजे के मुताबिक ये फिल्में तकरीबन बन चुकी हैं। नाज़रीन, हम आपको एक बात और भी बता दें, अब हमारे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री टॉप 20 में भी नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ हमारी इंडस्ट्री के साथ कि हम मज़ीद आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चलते चले गए। आज 75 साल हो गए। इसकी असल वजह फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ही बता सकते हैं। मुल्क में लगने वाली मार्शल्ला जो थी, जहाँ तक हमारा एक तज्जिया है कि मार्शल्ला जब लगी 1977 में, मुल्क में जब मार्शल्ला नाफिज हो गया तो इस वजह से भी फिल्में बनना कम हो गईं और फिल्म इंडस्ट्री को कराची शिफ्ट कर दिया गया। फिर कुछ फिल्में लाहौर में बन रही थी, कुछ फिल्में कराची में बन रही थी। इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री हमारी चल रही थी, जिसमें मुत्तहद यानी कि फिल्में बनी, बहुत लातादाद फिल्में बनी। फिल्में तो लातादाद बनी, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो वो फिल्में क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी लोगों ने पसंद नहीं किया उन्हें। 2014 में वीसीआर आ गया, गैर मुल्की फिल्में वीसीआर पे आने लगी और लोग अपने घर में फिल्मों को देखने लगे, यानी कि गैर मुल्की फिल्मों को देखने लगे। इस तरह से हमारे पाकिस्तान की सकाफत, हमारा कल्चर बहुत मुतासिर हुआ। हमारी यंग जनरेशन जो थी वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और वो ग्लैमर जो दिखाया गया उससे हमारी फिल्मों पे, हमारे ड्रामों पे बहुत असर पड़ा और हमारे यहाँ गैर मुल्की कल्चर परवान चढ़ने लगा। आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर और मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे स्टूडियो में यानी हमारे चैनल पे वो तशरीफ़ लाए। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उनसे की जाए, अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो उनसे की जाए, यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टेलीविज़न तक का एक तवील दौर देखा है और हमारे मुल्क का एक असासा है, एक सरमाया है, हमें जिन पे जितना फ़ख्र हो कम है। जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत और मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म डायरेक्शन में और विजुअल साउंड इफ़ेक्ट में बड़ा पाकिस्तान को कई ऐसी फिल्में दी हैं जो बड़ी जदीद हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक फिल्म को बाकायदा
डिजिटलाइज किया है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपने देखा होगा साइंस फिक्शन फिल्म शानी, सरकटा इंसान, तलस्मी, जजीरा और इसके अलावा दिल भी तेरा, हम भी तेरे, कई फिल्मों के डायरेक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सईद रिजवी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। सहाफ़त के हवाले से भी हमारे उस्ताद का दर्जा रखने अतर जावेद सूफ़ी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तशरीफ़ लाए। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आपसे मैं अपनी बात शुरू करूँगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 75 साल हो गए। एक दौर हम देखते हैं जब भारतीय फिल्में भी पाकिस्तान में रिलीज़ होती थी और यानी कि इंडियन भी यहाँ पे लगा करती थी, पाकिस्तानी फिल्में भी रिलीज़ हुआ करती थी। वो एक दौर था जब पाकिस्तानी फिल्मों को बहुत लोग देखने आया करते थे। तो क्या वजह है कि हम इस तरफ आ गए कि आज हमारी फिल्मों को उस पसंदीदगी की तरह नहीं देखा जा रहा और हमारी इंडस्ट्री किस दहाने पे आ गई? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 75 साल आपने ये 75 साल का जो मौजू रखा है, मैं उलझन में हूँ कि एक दौर था जब कोई फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली बनाई जाती थी जी। फिर 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली बनाई जाती थी। फिर 75 हफ्ते चलती थी तो डायमंड जुबली बनाई जाती थी। फिर 100 हफ्ते चलती थी तो प्लैटिनम जुबली। 75 साल पाकिस्तान को भी हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपने खुद भी एक साल छोटी है, इंट्रो में 47-48 में हमारी इंडस्ट्री काम करने लगी थी सर। पाकिस्तान बनने से पहले भी जी 1930 से। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद में, पाकिस्तान बनने को तो 38 ईयर्स हुए हैं, नहीं 75 साल हुए, 75 साल। हाँ। तो शुरू के साल जो थे हर शोबे में, पाकिस्तान बनने के बाद हर शोबे की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें बड़ी शख्सियात, बड़े जहन के लोग, बड़े वरना जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो हमने सुना है कि यहाँ ऑफिसों में ऑफिस वर्क करने के लिए कागज़ तक नहीं था। जी। फाइल बनाने के लिए वो पिन जो होती है वो तक नहीं थी। जी। लेकिन उस दौर के जो लीडर्स थे, बाबा कौम काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, बेगम राना लियाकत अली खां, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, इवन ईस्ट पाकिस्तान के सरवर्दी साहब, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, बड़े बड़े नाम हैं और उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दिलवाई। और उन पहले चंद सालों में पाकिस्तान ऐसा तरक्की कर गया हर शोबे में। उसके बाद आपने कहा कि आज जवाल वगैरह, जबकि दुनिया जो है वो हर मिनट के बाद तरक्की करती है, हर मिनट के बाद हर शोबे में कुछ ना कुछ हर शोबे में तरक्की करती है। हमारे पास ये अलमिया है हमारा कि बजाय तरक्की करने के हम जवाल पजीर हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री क्या, हर शोबा, और वो शख्सियात, वो लेजेंड्स हर शोबे के, वो शायरों में देखे, जोश साहब से लेकर फैज साहब, जोश साहब, जालिम, कतील शिफाई, आपने तेरी याद फिल्म का नाम लिया, उसके गाने पहले कतील शिफाई साहब ही कतील शिफाई साहब के थे। और मुनीर नियाजी साहब, अहमद फराज साहब, कैसे कैसे लोग थे, अहमद नदीम कासमी साहब, हिमायत अली शायर साहब, जॉन एलिया साहब। मतलब मैं ये नाम ले रहा हूँ इसलिए कि ये उनके बाद कोई ऐसे उस लेवल का
कोई नहीं आया। इसी तरह राइटर्स में एक आज है, वरना जो पहले थे ऐसे नहीं है, न फिल्म के न टीवी के। और टीवी के भी जो ड्रामे बने उस दौर में, जो पीटीवी था उस दौर में जो बने, अभी शकील का इंतकाल हुआ है, उस लेवल के आर्टिस्ट जो थे वो आज एक आध रह गया है, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, तलत हुसैन हैं सर, वो भी बीमार हैं और वो भी बीमार है। अगर आपने बीमारी की बात की, बल्कि मैं ये भी इसका बात करूं कि ये हमारा अलमिया है या हमारे मीडिया की कमज़ोरी है कि जो आर्टिस्ट इस तरह बीमार होता है और पता नहीं कितने महीनों से बीमार होता है, पता नहीं कितने महीने वो हॉस्पिटलाइज होता है, तब मीडिया नहीं ये बताता, हम बेखबर होते हैं। काश के उस वक्त मीडिया हमें बताए कि फला आर्टिस्ट शकील साहब है या फला है या फला है, फला वो बीमार है, तो हम उसकी कम से कम इयादत के लिए जाए। और अगर सुने, और अगर उसको फाइनेंशियली ज़रूरत है, अगर हुकूमत नहीं करती तो जो अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों में, साथियों में, कलीग्स में, वो उसकी मदद करे। मीडिया तब बताता है जब कहता है कि पट्टी चल जाती है सारे चैनल्स पर कि जी फला इंतकाल हो गया। लेकिन सर कुछ इसका क्या हमारे फनकार ऐसे हैं जो इस बात को छुपाते हैं। इस बात की तायीद हमारे अथर जावेद सूफी साहब भी करेंगे कि वो आर्टिस्ट नहीं बताते, उनके घर वाले नहीं बताते कि हम बीमार हैं। शकील साहब बीमार थे, हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, उनकी अहलिया ने बात नहीं करते, छुपाते हैं, ये पता था कि बीमार हैं। ठीक है अथर भाई, हमारा प्रोग्राम का टॉपिक कहीं और चला जाएगा। मैं तो 75 साल फिल्म इंडस्ट्री पे लेके, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव हर जगह आता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, बीमारी खुशियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमारे ऐसे सरमाए जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है, ऐसे जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे मुल्क पे कायम और दायम रखे कि जिससे हमारी पहचान होती है। जैसे नुसरत फ़तेह अली, मेहदी हसन साहब, गुलाम अब्बास साहब, समझिए ये ऐसे लोग हैं, या और दीगर जितने भी हैं, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है जिन पे हम जितना फ़ख्र करें कम है। आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री से भी और लिखने लिखाने से भी, शोबिज़ से, तो आप क्या देखते हैं ये 75 साल जो हमारे गुजरे हैं, इसमें हमने क्या देखा है? हमने इसमें नुकसान ही उठाया है, फ़ायदा तो नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री की तबाही या ज़वाल की वजह है, एक तो जैसा कुरैशी साहब ने भी कहा कि माजी में जैसी फिल्में बनती थी अब वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं। उस सोच के लोग, उस तरह के लीजेंड लोग हमारे दरमियान नहीं रहे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई। फिर फिल्मी सनत के अंदर चरबासाजी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक वक्त आया था कि फिल्में, देखें, फिल्म कामयाब होती है देखने वालों से। अब आजकल 1200, 1000, 900, 800 रुपये टिकट है। मास जब तक फिल्म नहीं देखेगा करके फिल्म कामयाब हो नहीं सकती, मकबूल हो नहीं सकती। अब वो एलीट जो लोग हैं वही फिल्म इंडस्ट्री जाके देखते हैं, फिल्में देखते हैं। इसीलिए ना किसी फिल्म की कामयाबी का पता चलता है, न कभी फिल्म के लगने का पता चलता है, कब लगी। अभी ईद के ऊपर फिल्में रिलीज़ हुई, क्या रिजल्ट है? वरना माजी के अंदर ईद पे फिल्में रिलीज़ होती थी, 2 हफ्ते तक उसकी धूम मचती थी। उसका टिकट अफोर्डेबल था, लोग फिल्में देख सकते थे जा करके। मास सिनेमा बंद होते चले गए, सिर्फ एलीट के लिए सिनेमा रह गए, तो फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? और इस पर हमारी हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। वहाँ शॉपिंग सेंटर बना दिए, वहाँ पे मार्केटें बना दी, वहाँ प्लाजा बना दिए, जो तफरी की जगह थी और सस्ती तफरी लोगों को मिलना थी। तो ये एक बस ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारे कल्चर के साथ कोई साजिश की गई। सईद रिजवी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस आप बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि आपने शानी फिल्म बनाई, सरकटा इंसान बनाई, तलस्मी जजीरा बनाई, ये तो एक जदीद फिल्में थी। तो सर, इससे मकसद ये है कि फिल्म इंडस्ट्री को किसी हद तक कोई सहारा मिला था या कि इससे भी नहीं मिला, सिर्फ ग्लैमर ही हमारे लोग देखना चाहते थे? असल में आपके टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। 75 ईयर्स बेसिकली हम वो ले डाउन करें कि इशू क्या हुआ। जो सबसे बड़ी बात है ना, इशू क्या हुआ। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि लॉलीवुड, मैं बताऊं, जब हम इंडस्ट्री में आए थे एज एन अप्रेंटिस, हमें लॉलीवुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मुस्तफ़ा है बैठे हुए,
कराची वाले भी जो 60s में जो फिल्में बनी हैं वो एक तारीख़ी फिल्में बनी हैं हमारे यहाँ, कोई हमारे यहाँ कम फिल्में नहीं बनी है कराची में। अरमान, हीरा पत्थर, जाग उठा इंसान, फिर सुबह होगी, समंदर, बेपनाह। लॉलीवुड तो बाद में उन्होंने नाम उसका रखा है। हाँ, वो तो बहुत बॉलीवुड से इंस्पायर होकर रखा है। हाँ बिल्कुल। और उस दौर में भी मैं बताऊं, मैं तो खैर कॉलेज से आता था, हमारे यहाँ से भी आवाज़ उठती थी कि कराची का भी एक नाम रखा जाए। लेट मी टेल यू, सब बात करते थे कि कराची इंडस्ट्री का भी नाम होना चाहिए। एनी हाउ, मगर इशू ये नहीं है, जो कोर इशू है ना, जिस पे हम पिन पॉइंट नहीं करते, और गवर्नमेंट ने हमें ज़िंदगी भर एक खिलौना दिया कि इंडस्ट्री रिकग्नाइज कर लो। इंडस्ट्री रिकग्नाइज करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब पार्टीशन हुआ उसके 1 साल बाद इंडिया ने इंडियन फिल्म यूनियन स्टार्ट की, उन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई। आज हमें 75 ईयर्स हुए, हमारे पास फिल्म पॉलिसी है। ये सब जो इशू हम बात कर रहे हैं ना, दैट कम्स अंडर फिल्म पॉलिसी। अगर हमारे पास फिल्म पॉलिसी होती तो ना आपकी पिक्चरें फ्लॉप होती। इसलिए कि गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है तो वो चेक एंड बैलेंस भी करती है। दुनिया क्यों कहाँ से कहाँ चली गई, हिंदुस्तान क्यों चला गया इतना आगे, अमेरिका क्यों चला गया, ब्रिटेन क्यों चला गया, अच्छा, फ्रांस भारत क्यों क्यों चला चला गया जी? आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जब भारतीय फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ होना शुरू, उनका कल्चर यहाँ फैलने लगा। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जो है उनकी ज़बान, उनका लहजा अपनाने लगा, और जो मकसद ये कि हमारे कल्चर में नहीं था वो हमारे घरों के अंदर आ गया। ये एक यलगार सी ऐसी हुई है कि उसके शिकंजे से आज तक हम निकल नहीं सके हैं, कई दहाइयाँ हो गई। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इस तरफ आपने हुकूमत को कोई तवज्जो दिलाने की कोशिश की? क्योंकि देखिए, फिल्म एसोसिएशन तो थी, फिल्म इंडस्ट्री भी उस वक्त हमारी कुछ तो काम कर रही थी, तो हमारी हुकूमत ने इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी, या आपने दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की कि इससे हमारे माशरे पर क्या असरात पड़ रहे हैं, जबकि हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर होना चाहिए? चलिए, वो तो अब बात ख़त्म हो गई, अब तो भारतीय फिल्में नहीं आ रही, और अब हमें अपनी ही इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी होगी। वेरी ट्रू। और आपने जहाँ हुकूमतों की बात की, तो आज की हुकूमत को भी देख ले, या पिछली से पिछली हुकूमत, जिनकी आज हुकूमत है, उन्हीं की जो पहले हुकूमत थी, मैं नाम भी ले रहा हूँ कि उनकी भी मिनिस्टर जो थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। जी जी। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए बिलाशुबा उनकी बेहतरीन काविश थी। 3 दिन कॉन्फ्रेंस रखी थी इस्लामाबाद में, PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के 3 दिन, जिसमें 3 सेशंस होते थे रोज़, सुबह दोपहर शाम, और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती थी, सेमिनार्स होते थे। तमाम आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्मों के, टीवी के, सब मौजूद थे, और करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हमें 5 स्टार होटलों में ठहराया गया था बड़ी, और सेमिनार्स में हमने तकरीरें की, और उसमें हमने तजावीज़ पेश की, मीटिंगें हुई, लिख के हमने डॉक्यूमेंट के शेप में हमने दिया। उन हमारी तजावीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया, जिसका आखिरी सेशन खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कंक्लूड करना था। खैर वो नहीं आ सके थे, तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ही कंक्लूड किया था। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अफसोस के अमल कुछ भी नहीं हुआ उस पर हुकूमत। अच्छा, आसिफ ज़रदारी आज साहब, भी मैं आसिफ ज़रदारी साहब नहीं, मैं आज की भी बात कर रहा हूँ ना, इसी ज़िम्न में, इसी कंटिन्यूशन में, कि आज भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, मीटिंगें की हैं उन्होंने, ऐलानात भी किए हैं, 2 अरब रुपए फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए रखे हैं, 1 अरब रुपया आर्टिस्ट एंडोमेंट वेलफेयर फंड के लिए रखा है। लेकिन मैं सवाल करता हूँ
कि वो 2 अरब रुपए जो रखे हैं फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किसको देंगे, कहाँ खर्च करेंगे। बात ये है, पॉइंट यही है कि आप मेरी बात यहाँ फिल्म पॉलिसी आती है ना, यहाँ फिल्म पॉलिसी आती जो कह रहे हैं उससे, यहाँ फिल्म पॉलिसी आती, वो 2 अरब हो 4 अरब हो 1 टका भी नहीं दे सकती मिनिस्टर जब तक फिल्म पॉलिसी नहीं होगी। और उसके तरीक़ेकार में देखिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कराची भी आता है, सिर्फ लाहौर नहीं आता, सिर्फ पंजाब नहीं आता, सिंधी फिल्में भी आती है, पश्तो फिल्में भी आती है, अगर बलोची फिल्में बनती हो वो भी आती है, और पंजाब के पंजाबी फिल्में और उर्दू फिल्में भी होती है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार क्या? यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने रखे और वो अभी तक नहीं मिल सके हैं, उसका क्या होगा, इसी पे हम आगे बात करेंगे कि हो सकता है कि इस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को या हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कोई राह मिल सके। बस यूं गए ब्रेक से और यूं वापस। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम दोबारा आ गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 75 साल कैसे गुजरे और आगे मुस्तकबिल में क्या करना है, हमने क्या इससे हासिल किया और क्या गवाया, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर फिल्म अदाकार जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर जनाब सईद रिजवी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी अतर जावेद सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि हुकूमत ने हमारे लिए पैसा रखा, लेकिन वो कब दिया जाएगा, वो किस तरह से, मकसद ये है कि हमारी इंडस्ट्री को कुछ सहारा मिल सकेगा कि हम काम कर सके, उसकी पॉलिसी क्या है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, कैसे तकसीम होगा, कैसे फिल्म इंडस्ट्री के फरोग। एक दौर था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो बहुत फनकारों के वैसे भी बहुत दिलदादा थे, ये आर्ट्स काउंसिल सारी उन्होंने बनाई थी, इस्लामाबाद में लोक विरसा उन्होंने बनाया, एकेडमी ऑफ लेटर्स उन्होंने बनाया, और फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए नेफ्डेक बनाई, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत चंद एक फिल्में भी बनी और हर साल बड़े पैमाने पे अवार्ड्स होते थे। उन अवार्ड्स में न सिर्फ वो अवार्ड की मूर्ति दी जाती थी, उसके साथ लिफाफा भी दिया जाता था। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट राइटर, उनकी हौसला अफजाई होती थी, और हर प्रोड्यूसर या हर डायरेक्टर मेहनत करता था, हर राइटर अच्छे से अच्छी कहानी देता था कि अगला अवार्ड मैं जीतूं, ताकि एक कंपटीशन होता था और अवार्ड के साथ जैसे एक इनाम भी दिया जाता था। जैसे सईद रिजवी साहब ने कराची की बात की, लाहौर और कराची की बात की, तो कराची में भी 5 स्टूडियोज थे, एक एक करके सब बंद होते गए, और जो कंपटीशन था ना वो कराची और लाहौर का था कि लाहौर की फिल्में, कराची की फिल्में, वहां भी बनती थी, यहाँ भी बनती थी। इससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसका हम पाकिस्तान नाम लेते हैं, वो फरोग होता था। अच्छा, एक दौर था, आप भी मेरी बात की तायद कीजिएगा कि एक दौर था जब उर्दू फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही थी, बहुत ज़्यादा हिट हो रही थी, बल्कि 1 साल से जो फिल्म बन रही होती थी उसके तो पहले से पोस्टर लग जाया करते थे, और लोग कहते थे कि ये फिल्म कब आएगी, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, नदीम की, मोहम्मद अली की, या जो भी अपने पसंदीदा, तो यार ये फिल्म कब आएगी, ये एक तजस्सुस हुआ करता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो ख़त्म, फिर पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो गई, और जैसे कि आपके कई मुकालमे पंजाबी फिल्मों के मशहूर हुए, आपकी सुल्तान राही के साथ जोड़ी मशहूर हुई, आपकी अलग से भी फिल्में बहुत बेपनाह हिट हुई। तो जब ये पंजाबी फिल्में शुरू हुई तो क्या ये हमारी इंडस्ट्री पे उससे भी असर पड़ा? नहीं, उससे तो पंजाबी फिल्मों ने तो
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इतने साल कायम रखा, सहारा दिया और हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक था। और उर्दू बनाने वालों ने भी पंजाबी फिल्में बनानी शुरू की थी। नज़रुल इस्लाम साहब जैसे डायरेक्टर ने भी पंजाबी फिल्म शुरू की थी। मोहम्मद अली ने भी पंजाबी फिल्मों में काम किया। ये ज़बान की बात नहीं है, फिल्मों की और इंडस्ट्री की बात है। और वो अलहदा बात है कि 24-25 साल मेरी और महरूम सुल्तान राय की एक जोड़ी रही, कामयाब जोड़ी रही, जिसको इंडिया ने वो हमारी फिल्में कॉपी की, गाने कॉपी की, ये बहुत कुछ हुआ। तो मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री कायम थी, वो चाहे लाहौर में हो चाहे लाहौर, अलबत्ता चूँकि पाकिस्तान से पहले से, जैसे आपने खुद इंट्रो में कहा 1923 से, तो लाहौर मरकज जरूर था फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको लॉलीवुड नाम रखा गया था। लेकिन बाद में इन बातों की वजह से कि तवज्जो नहीं दी गई, तो उसमें न आज लॉलीवुड तो आज भी कहा जाता है, लेकिन आज न लॉली रही है न वुड रहा है, लॉलीपॉप हो गई है और वुड को दीमक खा गई है। अच्छा जावेद सूफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि साहब आप कवरेज करते थे पूरे पाकिस्तान में, जहाँ फिल्में बन रही हैं आप कवरेज कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब पंजाबी फिल्में बनना शुरू हुई, चाहे हमारे मुल्क की ज़बान है, हमारा कल्चर है, जिस ज़बान में भी बनेगा वो हमें अजीज़ है, वो ज़बान हमें अजीज़ है, लेकिन उसमें जो लोग आके काम कर रहे हैं वो पसंदीदगी ना जमालियाती मामलात चल गए थे कि जाहिर है कि जहाँ जमालियाती निज़ाम चल जाएगा तो वहाँ पे तो बस शौक रह जाएगा ना, काम तो नहीं रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? नहीं, देखें, जमालियाती शौक का अलग सिलसिला है, किसी की लैंग्वेज फिल्म का मसला अलग है। ऐसा नहीं है, पंजाबी फिल्मों ने, बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया यहाँ पे आज से कोई 7-8 साल पहले कि पश्तो फिल्मों ने सहारा दिया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। तमाम जगह फिल्में बहुत कम तादाद में फिल्में बन रही थी उर्दू और पंजाबी के अंदर, तो पश्तो फिल्मों ने सहारा दिया, तो पंजाबी फिल्मों ने भी कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, करोड़ों का बिजनेस हुआ। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जो एक फिल्म थी बहुत मशहूर, उसका 4 करोड़ बिजनेस हुआ था उस वक्त, नाम अभी आ जाएगा जहन में, उसकी मौला जट 4 करोड़ का उस जमाने के अंदर बिजनेस का मतलब। और अभी भी तो बनी है, आपने इफ्तिताह किया है मौला जट का, जो नई जनरेशन ने बनाई है पूरी। उस वक्त के 4 करोड़ रुपए आज के 100 करोड़ के बराबर। उस वक्त 3 रुपए 65 पैसे टिकट था फिल्म का। आज 900 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए टिकट है। तो अब अगर कोई फिल्म 2 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस करती है, 4 करोड़ करती है, वो मायने नहीं रखती। मायने वो 3 रुपए रखते हैं जो उस दौर के अंदर 4 करोड़ का बिजनेस। नहीं, आपसे आप ये भी देखिए ना कि उस दौर में वो फिल्म बनी मौला जट और नूरी नथ, ये तो एक मशहूर थे ना कैरेक्टर। नया आया है सोनिया, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो जुमला, ये आज भी हिट है। तो ऐसा काम अब क्यों नहीं हो रहा? हमें 75 साल हो गए, हमें इतना तजर्बा, लिखने वाले वो नहीं रहे, या वो फिल्म बनाने वाले वो नहीं रहे, जहन उनके जो है वो सिर्फ चरबासाजी की तरफ, इसको देख के ऐसा बना लो, इंस्पायर होकर के, क्रिएटिव काम खत्म हो गया। अच्छा में सूफी भाई, अगर आप देखें कत कलाम हो रहा है, ये जवाल जो आया ना, अगर आप ट्रैक बैक करें जब से ठेके की फिल्में शुरू, ठीक है, हाँ, यही मैं आ रहा था उसी तरफ। बिल्कुल, कि आपने एक फिक्स कर दिया अमाउंट के 1 करोड़ मुझे फिल्म दे दो, उस दिन जो है उसने वो कोशिश करेगा कि 1 करोड़ में से 20 लाख या 10 लाख ठेके की फिल्में शुरू हो गई। यहाँ मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से यूं गए और यूं आए। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, और सईद रिजवी साहब ने कहा कि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ठेके पे चली गई, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, हमारी इंडस्ट्री इतना काम कर रही थी, ठेके पे कैसे चली गई सर? वो तो सूफी भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। मैं तो आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो हमारी चीज़ जो है ना हमने बाईपास कर दी, वो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे जो जनरेशन है उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, जी हाँ, ये आपके लफ्ज़ है ना, हम इसको कहते हैं मीडिया वॉर।
ये मीडिया वॉर है, ये हम माने कि हम मीडिया वॉर हार चुके हैं। तो इस मीडिया वॉर के लिए आप लोगों ने क्या किया, या हमारे नहीं सर, जो ये तो पॉलिसियाँ करती है ना उन्होंने क्या सर, किया? ये तो पॉलिसियाँ करती है। जब गवर्नमेंट हमें फंड करती है तो हम करती है। इंडिया की 68-69 फिल्में ऐसी हैं जिसका हमने जवाब नहीं दिया। मीडिया वॉर वो लोग जीत रहे हैं। तो मीडिया वॉर तो हमारा काम नहीं है आउटलुक करना, ये है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट हमें फंड करेगी, हम जवाब देंगे। और गवर्नमेंट ऐसे फंड नहीं करती, उसके लिए पैरामीटर्स फंड नहीं कर रही, वो तो खुद बना रहे हैं। नहीं सर, करती है सर करती है। मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम ले लूं, मगर नाम लेना नहीं चाहता उन नहीं, फिल्मों वहाँ को। की गवर्नमेंट जो है, भारत की गवर्नमेंट, वहाँ का हमने भी पढ़ा है और सुना है लोगों से कि वहाँ गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में हाँ। वो फिल्में रिलीज करती है, उसके लिए कर्ज भी देती है, और वो अपने बस निगरानी में उस फिल्म को रिलीज करती है। उसका जो बजट जो दिया होता है, जो कर्जा होता है, वो ले लेती है, और जो प्रॉफिट होता है वो उसको दे दिया जाता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। अभी 2022 में न्यू दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनी है, आप पढ़ लीजिएगा। जी। और उन्होंने इतना फंड किया है कि बॉम्बे वाले आके न्यू दिल्ली में शूट करें। दैट इज फिल्म पॉलिसी, यही अट्रैक्ट करते हैं फैसिलिटेट करना है। मुस्तफा कुरैशी साहब, ये जो 75 साल हमारे गुजरे, एक सेकंड, कहा जाता है ना कि 4 सुतून हैं रियासत के जी, पार्लियामान, जुडिशरी जी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया। मैं कहता हूँ 5वां सुतून भी है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट बिल्कुल है। और उस आर्ट एंड कल्चर में फिल्म का बहुत बड़ा रोल है, मेन पिलर। अच्छा, 75 साल कम नहीं होते, आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, 75 साल से कम नहीं होते हैं। इन 75 सालों में हमने जो कुछ किया, हमने बहुत अच्छा किया। उस दौर की अगर हम फिल्में देखें तो स्टोरी उनकी बहुत अच्छी, उनकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी, गाने बहुत अच्छे थे, गाने बहुत अच्छे, उसकी म्यूजिक कंपोजिशन जानदार बहुत अच्छी। और परवेज मलिक साहब का नाम मेरे इस वक्त जहन में आ रहा है, जो पाकिस्तान के बाकायदा पढ़े लिखे काबिल आदमी, जिन्होंने अमेरिका से डायरेक्शन की डिग्री ली, उन्होंने फिल्में बनाई पाकिस्तान में, बड़ी कामयाब फिल्में हुई। आपके वालिद साहब थे सर, उन्होंने कई फिल्में बनाई और बादशाह, बड़ी कामयाब वो फिल्में थी। अब वो लोग वो क्यों नहीं है सर, वो काम क्यों नहीं है? इसका एक तो यहाँ एकेडमीज नहीं है। अब आपने पढ़े लिखों की बात की, बेशक पढ़ना लिखना या एजुकेशन का होना एक शऊर देता है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कई ऐसे फिल्म डायरेक्टर भी हैं, थे, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह को प्यारे भी हो गए, जो पढ़े लिखे नहीं थे, एकेडमीज में से नहीं आए, लेकिन जबरदस्त कामयाब ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने बनाई, खुदादाद सलाहियत, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। तो ये काम कोई, ये जरूरी नहीं है कि कोई पीएचडी हो तो वही फिल्म बना। ये तो आप इस काम में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो जबर असिस्टेंट्स होते हैं बेचारे, 4th असिस्टेंट, 3rd, 2nd असिस्टेंट, वो बेहतरीन, उनको जो एक तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे की रोशनी में वो डायरेक्टर जब बनते हैं, वो अब उस दौर में जो फिल्में बनी, आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस दौर में जैसे सईद रिजवी साहब ने फिल्में बनाई, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इन्होंने खुद क्रिएट की। अब जैसे शानी फिल्म को डिजिटल किया और साउंड सिस्टम वगैरह जो सिलसिला, और जो उस दौर के डायरेक्टर्स, उस दौर के एक्टर्स, बगैर इस टेक्नोलॉजी के आज तो एनिमेशंस है, ग्राफिक्स का सिलसिला है। सर, मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूंगा, बड़ी माजरत के साथ। इसलिए फिल्म ज्यादा दुनिया में है, लेकिन हमारे पास, हालांकि हमारे पास जो यूथ है ना, यूथ उनको जानती है आज की टेक्नोलॉजी को, जदीद टेक्नोलॉजी, उन्होंने पढ़ा है, उनको वो उनके ये ग्राफिक्स का और एनिमेशन का ये वो सिलसिला सारा जानते हैं, लेकिन उनको मौके फराहम नहीं है, कहाँ उनसे काम नहीं लिया जाता, वो बेरोजगार हैं। उनका ये इल्म, जो ये नॉलेज है, वो आपने बात की आज के नौजवान जानते हैं। मैं ये समझता हूँ जो हमारे सईद रिजवी साहब हैं, ये भी बहुत कुछ जानते हैं। उस दौर में
जब इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हाँ, तो सॉरी, तो इनसे इस्तेफादा किया जाए ना। नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे? वही तो बात कर रहे हैं अभी की अल्लाह बनाने को दी जाए ना। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इनको सेहत अता करे, उम्र दराज करे। शायद आज फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होता। अच्छा, तो इनसे ये अभी हैं इस तरह 2-3-4 और भी हैं, उनसे इस्तेफादा किया जाए। ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये आपके सामने हैं, इनसे फ़ायदा अगर आप ले सकें तो हमारी इंडस्ट्री दोबारा से उस तरफ गामजन हो जाएगी जहां हम मिसाल दे सकेंगे कि हमारी फिल्में, हमारे पाकिस्तान की फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं। सईद रिजवी साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। अभी आपने जो फिल्म जो आपने की है हॉरर हिस्ट्री के हवाले से मैं बात करूंगा आपसे कि सरकटा इंसान आपने डिजिटलाइज किया है, उसको क्या किया है जो ये अभी आप, बस ये है कि हमने सुन के बड़ी खुशी हुई है। भाई उसका ये है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी में, कनाडा टोरंटो में, ये रिसर्च हो रही थी कि थर्ड वर्ल्ड में एक शख्स है सईद रिजवी, उसने 80s में एरियल इमेज ऑप्टिकल प्रिंटर पे काम किया। ये मेरे पास पेपर है, रिसर्च हो रही थी, इस मुल्क में नहीं हुई, वो टोरंटो में बैठे हुए वो लोग कर रहे थे। यहाँ लम्स में रिसर्च हो रही थी, तो उन सबों ने बोला कि आप इसके बारे में आप कुछ कहें। तो मैंने, आपने देखा होगा 7-8 महीने पहले मैंने मेकिंग ऑफ सरकटा को मैंने अपना यूट्यूब पे किया, जिसपे पता नहीं बेपनाह कमेंट्स बेपनाह है। सबों ने कहा कि इस पिक्चर को आप रीलॉन्च करें। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको उसका एक प्रोमो दिखाऊंगा, उसके बाद सईद रिजवी साहब से बात करूंगा। तो वो सबसे पहले आप देखें उसका ट्रेलर। जी नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं। उस प्रोमो को यकीनन आप लोगों ने पसंद किया होगा जो प्रोमो हमने चलाया। अच्छा, ये आइडिया आपकी जहन में कैसे आया कि हम इसको, बस ये कि फिक्शन को, साइंस फिक्शन को और योंगरा कहते हैं इसको, योंगरा को क्यों चॉइस किया आपने? देखिए, ये योंगरा जो है ना, पाकिस्तान में लव स्टोरीज बनती थी और पूरी दुनिया में
साइंस फिक्शन का जॉनरा था, हॉरर का जॉनरा था, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो उन ज़माने में आप ईटी देख लें और बेपनाह फिल्में, डिज्नी की फिल्में देख लें। हाँ, लव स्टोरी बनती थी या घरेलू फैमिली पे वो फिल्में बना हाँ, फैमिली की भी फिल्में बड़ी क्लासिक्स होती थी। मगर ये साइंस फिक्शन फिल्मों का जब दौर हुआ, स्टार वॉर, स्टार ट्रैक, तो लोगों का जो है ना माइंड ज़रा चेंज होना शुरू हुआ। तो मैंने एक कमर्शियल बनाई थी सीमेंट की, वो बड़ा ब्लास्टिंग होती, बोरी निकलती, लेज़र बीम्स होते। तो डैडी जिंदा थे, तो उन्होंने बोला कि इस स्टाइल की तुम फिल्म बनाओ। तो कहने लगे कोई स्पेस पे फिल्म बनाओ। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, डैडी का कहना तो हमारे लिए एक लकीर थी ना कि बस बनाना है। लेकिन सर, ये पाकिस्तान में पहली बार आपने काम किया है, और मैं एक और सवाल आपसे ये करूँगा, दोनों का आप जवाब दें क्योंकि वक्त अब मेरे पास महदूद है। मोनोमैक्स ट्राइक जो है और 5.1 को डिजिटल साउंड में कैसे आपने तब्दील किया? ये मैंने सरकटा को किया, शानी को नहीं किया। हाँ। सरकटा इंसान को एक तो पहले उसको स्कैन करके मैंने हाई रेजोल्यूशन पे लेके आया, 35 से डिजिटाइज किया। हम उसको कहते हैं डिजिटाइज करना। ये पड़ोसी मुल्क भी करता है, अमेरिका भी करता है, लंदन भी करता है, दुनिया का हर मुल्क करता है। अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। अभी कह रहे थे ना मुस्तफा भाई, अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, यानी कि उसके कलर वही रहते हैं, उसका कलर उसके बहुत एनहांस हो जाते हैं भाई, बहुत एनहांस हो जाते हैं, कलर बहुत एनहांस हो जाते हैं। एक फिल्म का जो है ना एक पीरियड होता है, जैसे एक इंसान का पीरियड होता है, वो डिके होना शुरू हो जाता है। फिल्म का भी एक पीरियड होता है, वो डिके होना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये इससे पहले कि डिके हो, इतना लोगों का मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ। मैंने इसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया, इसको पैनाविजन किया, और मेरे दिमाग में आया कि इसका ट्रैक है मोनो, तो मैं इसको 5.1 डॉल्बी सराउंड में करूं ताकि लोगों को एक हॉरर फिल्म का एक डिफरेंट टेस्ट लगे स्क्रीन पे। तो उस वजह से मैंने इसको करके 15 सितंबर को रिलीज। अच्छा, सिर्फ आपने अपनी अभी पहली फिल्म की है, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है? ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ, इससे पहले दूसरे ममालिक में हो चुका है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अगर इसी तरह से हमारी फिल्में अगर महफूज हो जाए, उनको इस तरह से किया जाए, तो क्या हमारी इंडस्ट्री को कुछ सहारा मिल सकेगा इससे? मुझे इंडस्ट्री तो हमारी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने 5वां सुतून की बात की, और उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात की। जो पहले थी उसने तो ये फिल्म इंडस्ट्री लेती नहीं है, देती है हुकूमत को। जी, टैक्स की सूरत। जब हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, हिट होती थी, तो लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक होता था। करोड़ों रुपए हुकूमत के ख़जाने में रेवेन्यू की सूरत में जाते थे। हम लोग अपनी जेबों से इनकम टैक्स लाखों रुपए हमने दिए अपनी जेबों से। अब ये अपनी मुल्क की इकनॉमी को ये फिल्म इंडस्ट्री मुस्तहकम कर सकती है, जैसे भारत में है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री की जो उन्होंने तो पूरी दुनिया में मार्केट कैप्चर की हुई है। हमारी भी पूरी दुनिया में एम्बेसीज हैं, लेकिन हमारी एम्बेसीज को इस हवाले से काम करना चाहिए, इस हवाले से काम करना चाहिए। हमारी फिल्मों को। भाई, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से, जो पॉलिसी होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी एम्बेसीज हैं, वो काम कर रही हैं, हमारे वहाँ पे लोग हैं, तो क्या आप देखते हैं? इसकी ताज़ा मिसाल है कि भारत की कोई भी फिल्म अगर बैरून मुल्क किसी जगह पे लगती है, तो उनकी पूरी एम्बेसी जो है उसको प्रमोशन के अंदर वो माहौल वहाँ पैदा करती है कि लोगों के अट्रैक्शन हो वहाँ पे। जबकि हमारे यहाँ के सफ़ीर जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में जहाँ भी बैठे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। यानी वो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो कल्चर हमारा है, जो हमारी सकाफत है, हमारी इंडस्ट्री है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। यहाँ मेंशन करूँगा भी, जैसे जिक्र हुआ कि पुराने दौर की फिल्मों को वो करने का, मैंने लाहौर में रीगल लक्ष्मी चौक के ऊपर जो उन दफातर में पुराने नेगेटिव्स और सेलुलाइड पे बनी हुई फिल्में पड़ी थी, वो कचरे में पड़ी हुई देखी। उसकी वजह यह है कि मौसम के तब्दीली का असर उन फिल्मों पे इतना पड़ा कि जुड़ गई हैं वापस में। यानी आप यकीन करें कि वो वहाँ पे ढेर लगा हुआ था, उनका ये कहाँ से आई, मतलब ऊपर दफ्तरों वाले ला के यहाँ फेंक गए,
क्योंकि ये जोड़ गई। सूफी भाई, दुनिया में इसको कहते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज। बिल्कुल, ये हेरिटेज है हमारा यार, तबाह हो गया, ये हमारा एसेट है। बिल्कुल। अब मैं वहाँ ये फिल्म अपनी वाली जब उन्होंने कर दिया था, मैं टेस्ट कर रहा था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग देख रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि हमारे कौन कौन से आर्टिस्ट की डेथ होगी। तो वो हमारे आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप देखें, आज आप उन आर्टिस्टों को देखेंगे जो आज हम में नहीं है, और उनकी परफॉर्मेंस की आप क्लास देखें कि मैं कहता हूँ आर्टिस्ट तो हर दौर में अच्छा होता है, मगर इतनी डिटेल में उन्होंने एक्टिंग की। रंगीला साहब हंसा रहे तो यार हंसी आ रही है, नहीं तो बहुत सी फिल्में हम ऐसी देखते हैं कि वो कहते हैं कि कॉमेडी, मगर हंसी नहीं, वो तो ट्रेजेडी। अब वो लोग हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हमें उनको संभाल के रखना है। कम से कम ज़िंदगी में नहीं संभाल सके तो कम से कम नहीं, उनके जाने के बाद उनका जो ख़जाना है उसको रखें, और यही महफूज नहीं रखना है, बल्कि इससे हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा और दुनिया भर में हमारे बारे में पता चलेगा कि ये लोग क्या हैं और किस तरह के एक्टर थे, किस तरह के इनकी फिल्में थी, किस तरह से इनके मतलब काम हुआ करते थे, जो दुनिया भर में एक पहचान बनती है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आप और सईद रिजवी साहब, आप पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारे इंडस्ट्री दोबारा से जवान हो सके, दोबारा से आगे बढ़ सके? अनाउंस तो किया था, जैसे मैंने मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात की थी, उन्होंने अनाउंस तो किया था कि पॉलिसी बना दी है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वो सामने नहीं आ सका वो पॉलिसी, क्या पॉलिसी थी। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये आज जो मैं हेरिटेज की बात कर रहा हूँ ना, खड़े होकर आपके प्रोग्राम में, ये गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये गवर्नमेंट अपनी आप उठा के गूगल पे दे दे, मैं आपको वेबसाइट भिजवा दूंगा। अमेरिकन अपनी फिल्म्स को पिक करते हैं और व्हाइट हाउस में वो हेरिटेज है, वो उनको एसेट कहते हैं। वो हमारे कैसी कैसी फिल्में बनी, मुस्तफा भाई की फिल्म थी, मेरी आइडियल फिल्म थी, वो लाखों में क्या खूबसूरत, क्या उसकी फोटोग्राफी थी, क्या उसकी गानों की पिक्चराइजेशन थी, दैट इज हेरिटेज। कहाँ है वो, कहाँ है वो? अब तो टेलीविजन पे भी अगर कोई फिल्म चलती है तो उसके कलर्स, उसकी पिक्चराइजेशन कलर नहीं, आउट ऑफ फोकस होते हैं। आपको पता है इसका जो अहम सबसे बड़ा काम होता है, ये कमिंग जनरेशन इस पे रिसर्च करती है, शायद आपको नहीं पता। पुराने वर्क के ऊपर रिसर्च किया जाता है, वो फायदा कैसे होता है। हाँ, वो फायदा उठाते हैं। ये अदाकार कैसे एक्टिंग करता था, ये कैसे चलता था, ये कैसे बैठता था, ये कैसे अपने रिएक्शन देता था, ये रिसर्च के काम आती है भाई। पाकिस्तानी फिल्में वहाँ पूना एकेडमी के अंदर बिल्कुल मौजूद है वहाँ पर। अच्छा, हमारी दुनिया भर में, पूना में, कैलिफोर्निया में जो वहाँ पे बाकायदा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की और दीगर अदाकारों की, पाकिस्तानी एक्टरों की बाकायदा दिखाई जाती है फिल्में, और कहते हैं कि देखें ये ऐसे एक्टिंग होती है। अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इंतहाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस पर बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है और होगी। मैं मज़ीद इस पर प्रोग्राम करता रहूँगा जब तक कि मेरी ज़िंदगी गुफ्तगू हो, अल्लाह करे कि उस पर अमल भी हो इंशाल्लाह। देखिए, हमारा काम है, सुनने वाले उस पर अमल करें। कुरैशी साहब, आपका काम है कहना, आपका काम है बोलना, मेरा काम है कि मैं उस पॉइंट को उजागर करूं ताकि हुकूमत के तक ये बात पहुंचे और वो कुछ अमल कर सके। सईद रिजवी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, ये भी आपका एहसान है इस मुल्क पे कि आपने हॉरर में इतनी खूबसूरत डिजिटल आप तरीके से काम कर रहे हैं और उसको महफूज कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि और मज़ीद दूसरे के अपने कामों को तो आप करेंगे, लेकिन दूसरे भी फिल्मों को आप इसी तरह से करें। मैं आपसे ये कहूँगा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की आवाज़ जो है वो काम में बाला तक जानी चाहिए। जो फिल्म पॉलिसी माजी के अंदर तरतीब दी गई है उसको मौजूदा हुकूमत, जबकि वही लोग मौजूद हैं, सामने लेकर के आए और इम्प्लीमेंट करें। नहीं, उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हम बैठ के एक पॉलिसी बना रहे कि गवर्नमेंट को दे देते हैं यार कि भाई ये पॉलिसी का ये पॉइंट आ गया, ठीक है भाई, दी हुई है, दी भी हुई है। अच्छा, वो पॉलिसी किसने दी है, उसमें कौन कौन शामिल है सर? वो पॉलिसी देने में कौन कौन शामिल है? एक तो आप हो गए, देने में क्या मतलब? नहीं, वो पॉलिसी किसने बनाई, तैयार किए गए, पेपर किसने तैयार किए? नहीं, हमने मिलकर किया। वो तो एक जो वहाँ इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंसें हुई थी उसमें था, उसके अलावा भी
कई बार वो डॉक्यूमेंट के जिलानी साहब को भी दिए, जिलानी साहब को भी एक दफा पॉलिसी दी गई थी। उसके अलावा जो आर्टिस्ट एंडोमेंट वेलफेयर फंड की बात है, जो उसका मैं मेंबर रहा हूँ, सिंध का भी और सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के भी रहे हैं और लाहौर के भी रहे हैं जी। सैकड़ों हजारों आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को उसमें से फंड में दिया है उनको। जी हाँ, लेकिन मेरी बात एक आखिरी जो एक आधा मिनट लूंगा कि मैं तब भी कहता था, सदर मोहतरम थे ममनून साहब, वो चेयरमैन थे ममनून हुसैन, तो उनको मैं कहता था कि ये फंड तो चलो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो काम मांगते हैं, काम करके वो अब कमाना चाहते हैं, खैरात नहीं चाहते। फनकार कभी भीख नहीं मांगता, कभी किसी से नहीं मांगता, ये हकीकत है। अतर जावेद सूफी साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आपका, सईद रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा मीडिया है जिससे हम बेतहाशा पैसा बाहर मुल्क से भी ला सकते हैं, यहाँ भी कमा सकते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और सईद रिजवी साहब ने बताया कि पॉलिसी तरतीब देने की अशद ज़रूरत है। पॉलिसी बन चुकी है, लेकिन उसको सामने मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा। अगर पॉलिसी नहीं आएगी तो हमारा पाकिस्तान का कल्चर और हमारी सकाफ़त रफ्ता रफ्ता जैसे अब धुंधली होती चली जा रही है, एक दिन नज़र नहीं आएगी। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। और हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो 75 साल हमने कहे थे, शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इख्तिताम हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। इसमें सहारे की ज़रूरत है। अगर सहारा मिलेगा तो यही हमारी इंडस्ट्री दुनिया भर में, जैसे हमारे गुलूकार मशहूर हैं, हमारे फ़नकार मकबूल आम हैं और हमारे मुल्क की यानी कि पहचान है, हमारा मुल्क उनसे पहचाना जाता है, ऐसी ही हमारी इंडस्ट्री भी दुनिया भर में एक पहचान बने और रोशन सितारा बन के उभरेगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।